नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री अपडेट्स। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि टू लेंदी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए, या फिर इंडियन नेवी के सबमरीन एक्विजिशन प्रोग्राम, या फिर इंडियन आर्मी के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है और किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, सच बताओ तो ये वीडियो तो चैनल तो है बहुत ही छोटा और बहुत ज़्यादा रिच भी अभी तक नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके धीरे धीरे आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए इस तरीके की बनाने की, पर शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि इसकी रीच थोड़ी सी बढ़े और मैं धीरे धीरे आप लोगों के पास और भी ज़्यादा पहुँच सकूँ। अगर इसकी रीच ही नहीं ग्रो करेगा तो मैं आप लोगों के पास पहुंचूंगा कैसे, और अगर पहुंचूंगा नहीं वीडियो बनाऊंगा कैसे, और नए नए वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोगों को अपडेट्स मिलेगा कैसे, है कि नहीं। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और सच बताओ तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरी डेस्कटॉप बंद होकर पड़ी है। जो हैंडसेट है मेरे पास, मुझे उसी पर वीडियो बनाना पड़ रहा है और अनलिमिटेड डाटा तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास जो है मुझे उसी को बेस्ट वे से यूज़ करके मुझे आप लोगों के लिए मनपसंद वीडियो बनाना पड़ेगा। यही मुझे करना पड़ेगा। और आज का वीडियो में मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट आप लोगों को मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। जो भी मेरे मन में है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। हाँ, हम यूट्यूब पर भी पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके करेक्शन करते हैं, उसके बाद रिहर्स करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करके आपको सुनाते हैं ताकि कोई भी गलती उसमें नहीं रहे। और गलती अगर रह गई तो ये हमारी गलतियां है कि आपको एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। इसीलिए वो लायबिलिटी बोलिए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिए होता है कि हम लोग आपको एक्यूरेट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाए। लेकिन इस वक्त मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो फ्लो में है, जो मेरे मन में है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरे पास अनलिमिटेड डेटा नहीं है, एक बहुत ही छोटा हैंडसेट है जहाँ पर बहुत ही एडवांस्ड एप्लीकेशंस फिट नहीं होता है, डेस्कटॉप बंद है और मैं उसी को यूज़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कोई भी ऑडियंस ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सबको एंड रिजल्ट चाहिए। फिल्म में कोई नहीं पूछता है कि इसका बजट क्या है, सब इसकी एग्जीक्यूशन ही देखता है और ये सही भी है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं रो क्यों रहा हूं। नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं, ना ही मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम लोगों को बता के कोई सिंपैथी अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक फैक्ट बोल रहा हूं। ये फैक्ट एक बहुत ही छोटी सी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बोल रहा हूं। और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रहा हूं, छोटी सी प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी वे से इंडियन आर्म फोर्सेस भी फेस कर रही है। अब तुम बोलोगे कैसे। मैं एक YouTube वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, उसके साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रॉब्लम्स की क्या सिमिलरिटी। बहुत बड़ी सिमिलरिटी है मेरे दोस्त। मैंने जो कहा कि मेरे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मुझे उसी से बेस्ट वे से यूज करके एग्जीक्यूट करना है। उसी तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस को भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बेस्ट इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास जो है उसी को बेस्ट वे से वो एग्जीक्यूट करे, और यही चीज़ तो उन्हें बाकी से अलग और ख़ास बनाती है। इंडियन एयरफोर्स अगर बोले कि उन्हें F-35 चाहिए तो थियोरेटिकली वो उनके लिए उन्हें जाना चाहिए, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स को रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होनी चाहिए किस तरीके से कोऑपरेशन हो सकती है। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि क्या ये फिजिबल है। अगर मैं ये सोच लूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से लेवल है, पूरी तरह से रिलायबल है, कि वो हर एक स्पेयर पार्ट्स, हर एक चीज़, इंजन, हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक कम्युनिकेशन, हर एक सिस्टम में इंडिया के साथ वो रिलायबली पार्टनरशिप में जाएंगे और हेल्प करेंगे, फिर भी हमें सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है क्या हम फाइनेंशियली उसे सपोर्ट कर सकते हैं या भी नहीं। इसका सीधा जवाब है नहीं, हम फाइनेंशियली इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर बाकी सब चीज़ अगर हमारी पक्ष में हो फिर भी हम फाइनेंशियली उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। F-35 दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट फाइटर जेट है, हम किसी भी हालत में उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये जो बेस्ट इक्विपमेंट्स है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं, वो हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो है, हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम
उसी को यूज़ करके बेस्ट वे से यूज़ करके हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। यही सिमिलरिटी मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। भारत तो छोड़ो, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे अमीर देश, दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, खुद भी बहुत सारे F-35 एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वो भी लॉकहीड मार्टिन से बात कर रहा है कि ताकि इसके प्राइस गिरे, ताकि उसके एयरफोर्स भी हाई नंबर पे इसे ले सकता है। और जब भी वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसके ऊपर, उसी ऊपर एक ही चीज़ हो रही है, नंबर स्लैशिंग। 1000 से भी ज़्यादा स्टील फाइटर एयरक्राफ्ट किसी के पास होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब कोई देश वो एफोर्ड नहीं कर पाए तब समझ लेना कि ये, अगर दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक पावर भी उसे एफोर्ड नहीं कर पाए तो बाकी कोई भी उसे एफोर्ड नहीं कर पाएगा। और इंडिया को अपना रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से अगर फुलफिल करना है तो उन्हें ध्यान देना होगा कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी दोनों तरह से फिजिबल है, ऐसी कौन कौन सी प्लेटफॉर्म उसके पास अफोर्डेबल वे से आ सकता है। ये बाहर से प्रोक्यूरमेंट भी किया जा सकता है और इंडिजिनस भी तैयार किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर तुम कहोगे कि 100% इंडिजिनस क्यों नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। अभी शायद हम लोग पूरी तरह से इंडिजिनस वे पे नहीं जा सकते, इसलिए हमें फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पूरी तरह से फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाया जाए, लेकिन शायद हमें अभी भी कम से कम पार्टनरशिप के तौर पर कई साल तक या फिर आगे भी फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत तो पड़ेगा ही। और देखो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, सबको एक दूसरे के आगे, कम से कम अपने एनिमी स्टेट से आगे तो बढ़ना ही है। इसीलिए तुम सोच रहे हो कि इंडिया क्यों अब दूसरे फॉरेन स्टेट्स के साथ आगे बढ़ेगा, अकेला क्यों नहीं जा सकता, पर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि दुनिया भर में कोई भी देश पूरी तरह से 100% इंडिजिनस कंटेंट नहीं बनाता। वो किसी न किसी और दूसरे देश के एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके और भी आगे जाके और भी ज़्यादा एडवांस खुद के लिए तैयार करता है। नेटो स्टेट्स को ही देख लो, यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड के लेकर इटाली और चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं ताकि जो सिस्टम है, कॉमन सिस्टम यूरोप में, वो आगे बढ़े, या फिर मल्टीपल सिस्टम भी हो, उनमें से कई सारे कॉमन चीज़ें हो ताकि लॉजिस्टिक्स में समस्या ना आए, ये सॉल्व हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने पर ही वो कोई भी देश एक साथ स्ट्रांग बन सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इजराइल और नेटो नेशंस, वेस्ट यूरोपियन नेशंस की कोऑपरेशन को ही देख लो, किस तरह से वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और भी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाने में और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने में कैसे एक दूसरे को वो मदद कर रहे हैं। और ये फाइनेंशियली भी एक फिजिबल है। देखो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर है, कहूँगा फैक्ट से भी ज़्यादा फैक्टर है। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके पास ना हो तो आप अपने आप को किसी भी तरह से भी पावरफुल नहीं बना सकते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि सोचो आपकी इनकम है 100 रुपये और उनमें से आप 2 रुपये खर्च करते हो सिक्योरिटी के लिए अपने घर के, लेकिन देख रहे हो कि पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप इसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे? पहला, 2 रुपये से बढ़ाकर उसे 5 कर दो, लेकिन उससे आपकी बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। या फिर अगर आपको वो 5 तक लाना है तो आपको ध्यान देना होगा आप अपनी इनकम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी इनकम को इंक्रीज़ करना है ताकि परसेंटेज वाइज आपको किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़े, फिर भी आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा हो। पर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो रातों रात बदल नहीं सकती ना, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान की लिए ज़रूरत है। तो आप जो कर सकते हैं कि आपको ध्यान में देना होगा कि आप जो 2 रुपये खर्च कर सकते हैं, क्या आप 2 से कम 2.5 तक उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं। और 2.5 रुपये तक अगर इंक्रीज़ कर सकते हैं तो उनमें से बेस्ट क्वालिटी की सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी के हिसाब से आपकी जो मेजरमेंट है वो आप कहाँ पे अफोर्ड कर पाएंगे, वो आपको देखना होगा, है कि नहीं। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा इमीडिएट तो नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह की सिनेरियो इंडियन एयरफोर्स के पास भी है और इसकी वजह से कुछ नए प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। आपको सुन के शायद हैरानी हो, पर 80s में भी फ्रांस ने इंडिया को ऑफर की थी 150 मिराज 2000 फाइटर जेट्स इंडियन सॉइल पे मैन्युफैक्चर करने का। और उस वक्त मिराज 2000 दुनिया का शायद अकेला ऐसा सिंगल इंजन फाइटर जेट था जो एडवांस्ड F-16 का मुकाबला बराबरी से कर सकता था। पर बात प्रॉब्लम्स
उनका रूट वही था। मिराज 2000 उस वक्त भी दुनिया का कॉस्टलीस्ट फाइटर जेट्स में से एक था। तो जाहिर सी बात है इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए मजबूरन इंडिया को ऑल्टरनेटिव देखना पड़ा। आज से 10 साल पहले सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। 2008 में मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम हो रहा था। 126 मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले थे। उस वक्त सुखे 30 MKI लाइसेंस बिल्ड हो रहा था। आखिर में आप जल्द जानते हैं कि 272 सुखे 30 MKI इंडियन एयरफोर्स के पास ओवरऑल रहेगा। उस वक्त इन दोनों के साथ साथ और एक प्रोग्राम चल रहा था कि रशिया के साथ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम तैयार करने की, जहां पर हम उस वक्त पाक एफए के कुछ लिमिटेड प्लेटफॉर्म के साथ के बाद एक एडवांस वर्जन 5G FGFA हम खरीदेंगे और वो हमारा बैकबोन बनेगा इंडियन एयरफोर्स का, जो धीरे धीरे पुराने सारे फाइटर जेट्स को धीरे धीरे रिप्लेस करेगा। और जब वो हम टेक्नोलॉजी के मामले में जो हम सीखेंगे उसको और भी ज़्यादा एडवांस कर देंगे हमारी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी AMCA पे। पर चीज़ें ऐसा नहीं गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं गया और हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे 126 की जगह सिर्फ 36 ही मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आया और 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में से एक स्क्रैप हो गया और दूसरे के लिए हमें ग्राउंड जीरो से शुरुआत करना पड़ा। एंड वेल, शायद ये कोई भी डिनाई करेगा कि खुद जानकर, कुछ चीज़ जानकर उसके ऊपर बेस्ड करके और भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें तैयार करना बहुत ही आसान होता है। खुद पूरी तरह से सीख के उसी के ऊपर ट्राई करके उसके बाद एक्सपीरियंस अर्जन करके, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उसके बाद उसको एडवांस करने की कोशिश करना, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और फेलियर की चांसेस भी है। और फेल होते होते जब आप कड़क पे पहुंचोगे तो और भी ज़्यादा वक्त बीत जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर डटकर मुकाबला कर रहे हैं और हम लोग जितना सोचे थे AMCA प्रोग्राम उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग और भी ज़्यादा सक्सेसफुल वेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एक्विजिशन की, जो हम अभी तक उसे पूरी तरह से सफलता के साथ हम लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। इनमें कोई शक नहीं है कि हर एक कॉन्टेंडर जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में है वो हर एक कॉन्टेंडर अपने आप में से एक बहुत ही कॉस्टली फाइटर जेट है। एडवांस होने के साथ साथ एक कॉस्टली फाइटर जेट है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस्ड एक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए कॉस्टली है। देखो, ये बात तो है कि आपको अगर काम चाहिए तो दाम तो आपको देना ही होगा, और ये बात आपको पहले से सोचना होगा कि क्या आप इसको एफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। और उसी के हिसाब से आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी तैयार करना है कि अगर आपने पहले जो सोचा है मेन हिसाब से, अगर मेन वे से अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो किस ऑल्टरनेटिव वे से आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमारे पास 36 रफाल है। रफाल F3R इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट वर्जन, जो इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस्ड रफाल फाइटर जेट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अगर ज़्यादा दिन तक ये सबसे एडवांस रहेंगे। F4.1 वर्जन बहुत जल्द आ रहा है, उसके बाद F4.2 भी आएगा। तो ज़्यादा दिन तक इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट वर्जन सबसे एडवांस रहेगा ऐसा नहीं है, और इंडिया को ये सोचकर बहुत जल्द ही अपना कदम लेना पड़ेगा। न्यू मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत इंडिया 114 फाइटर जेट को एक्विज करेगा, यानी कि कुल मिलाकर इंडिया के पास 150 एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, और इंडिया AMCA के लिए तो जा ही रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि AMCA इंडियन एयरफोर्स की हाई एंड प्रोडक्ट होगा, मिड एंड प्रोडक्ट होगा ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो AMCA को सपोर्ट करेगा। तो लो एंड प्रोडक्ट तो चाहिए हमें जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, बहुत ही ज़्यादा संख्या में हो, जो इकोनॉमिकली हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं, और हम हाई एंड और मिड एंड प्रोडक्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन, और पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स की बढ़ती हुई फाइटर जेट्स की संख्या और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए शायद अब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसके साथ साथ फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि आजकल की दुनिया में कोई भी अगर फाइटर जेट्स अगर देख लो, मॉडर्न फाइटर जेट्स, तो वो एडवांस हो तो कॉस्टली तो होगा ही। तो बात फिर से वहीं पर अटक जाती है, तो हम उसी को एफोर्ड कैसे करेंगे।
इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका शायद एकमात्र उपाय है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। फॉरेन नेशंस के साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर कोलैबोरेशन करें और उसी को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करें। देखो हमारा खुद का टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा एडवांस तो है कुछ मामलों में, जिस तरह की तेजस फाइटर जेट, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी तरह से वो सफल हो जाता है तेजस के माध्यम से। तो उसके बाद तेजस मार्क 1 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है मीडियम वेट फाइटर। अगर हम उसके ऊपर जोर दें, जो हम लोग जानते हैं कि पेपर में या फिर रिपोर्ट्स के अनुसार जो ऑर्डर दिए हैं, अगर हम उनको इंक्रीज करें, उनको अगर हम फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करें, तो शायद हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट से 900 फाइटर जेट्स और तुम्हारे पास है सिर्फ 5,000 रुपये, लेकिन जो फाइटर जेट तुम खरीदने जा रहे हो उसकी हर एक की कीमत है 10 रुपये, तो तुम्हें कुल मिलाकर खर्च होगा 9,000 रुपये, लेकिन तुम्हारे पास तो 5,000 रुपये की ज़्यादा है नहीं। तब तुम कैसे उसको मैनेज करोगे? तुम्हारे पास एक उपाय है, वो है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पर है स्पेसिफिक और सेंसिटिव एरियाज को कवर करने के लिए तुम कुछ फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा जो कॉस्टली है वो इन रुपए से खर्च करके ले आते हो और बाकी को खर्च करते हो फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि सपोर्ट कर पाए मिनिमम रिक्वायर्मेंट्स फुलफिल हो ऐसे प्लेटफॉर्म से तुम बाकी की फ्लीट को कवर करते हो। अगर तुम नहीं जानते तो यूनाइटेड स्टेट्स भी वही करने वाला है। बिना स्क्रिप्ट के मन ही मन में जो आ रहा है वो फ्लो में मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं तुम्हें अच्छा लग भी रहा है या नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जितना अच्छा लगे। यूनाइटेड स्टेट्स भी कोशिश कर रहा है कि इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस को किस तरह से वो कवर अप कर पाए, क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स बहुत ही कॉस्टली फाइटर जेट है, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे बहुत सारे फाइटर जेट्स को एक्विज करने में। तो इसलिए वो लोग एक सॉल्यूशन पे आए हैं, वो 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स उनसे थोड़ा सा एडवांस, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरह उतना कॉस्टली नहीं, इस तरह की एक फाइटर जेट्स की तरफ वो लोग प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली उसे सपोर्ट कर पाए और फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर उन्हें डिप्लॉय कर सके, ताकि F-35 जो सेंसिटिव काम है वो उसे कवर करे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस जो सिस्टम आएगा 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, वो बाकी की काम करे, वो मेनली काम कवर करे और फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर जो उन्हें चाहिए वो काम करेगा ये न्यू सिंगल इंजन फाइटर जेट। और मैं कह रहा हूं कि इंडिया भी इसी तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इंडिया AMC की तरफ तो जाएगा ही और जाना भी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी दुनिया से पीछे नहीं रह सकते और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत जल्द ही बैकबोन बनने वाला है, तो हमें इस मामले में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके साथ सुखोई 30 MKI प्रोग्राम की भी अपग्रेड प्रोग्राम चल रहा है, वो भी एक सुखोई 30 UPG प्रोग्राम और भी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा। उसके साथ साथ न्यू जो एक्विजिशन प्रोग्राम है 36 के साथ 114 न्यू मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आएंगे, वो भी हमारी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। लेकिन बाकी के जो हमारी फ्लीट है मेजॉरिटी, वो हम तेजस की कोई भी वर्जन से कवर कर सकते हैं। अगर हम मीडियम वेट फाइटर भी अगर वो भी अगर कॉस्टलियर हुआ तो हम और भी ज़रा मार्क 1A की ऑर्डर दे सकते हैं। मार्क 1A में भी ऐसा है, उनके पास भी लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होंगे, उनके पास भी एडवांस 4 डिफेंस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होगा, वो भी काफ़ी है। तो हम इस चीज़ को आगे रख के हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं फ्यूचर थ्रेट्स को सॉल्व करने में। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट चीज़ें हमारे हाथ में है या नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हाथ में जो है हम उसे बेस्ट वे से यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और इंडियन एयरफोर्स के पास जो प्रॉब्लम है बिल्कुल उसी तरह की प्रॉब्लम इंडियन नेवी भी फेस कर रहा है और इंडियन नेवी भी बिल्कुल इसी तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैं इंडियन एयरफोर्स की प्रॉब्लम के ऊपर इतना जोर देकर इतना लेंथी वीडियो इसलिए तैयार किया ताकि आगे जाके बाकी 2 सब्जेक्ट को आसानी से मैं समझ सकूं। बेस तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। जहां पर इंडियन एयरफोर्स की प्रॉब्लम है एक्विजिशन ऑफ न्यू फाइटर जेट्स, इंडियन नेवी के लिए है एक्विजिशन ऑफ सबमरीन्स। 80s के दशक पे इंडियन नेवी जब अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने पे तुला हुआ था, तब डिसीजन लिया गया था कुछ स्पेसिफिक नंबर सबमरीन लिया जाएगा सोवियत यूनियन से और कुछ स्पेसिफिक नंबर की सबमरीन्स लिया जाएगा कोई भी
वेस्टर्न नेशन से। आप दोनों टेक्नोलॉजी, सोवियत और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कंपेयर करके उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को स्टडी करके दोनों की टेक्नोलॉजी की बेस्ट जो है वो लेकर एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के कंपाइल करके इंडिजिनसली न्यू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन तैयार किया जाएगा। और उसी के साथ साथ इंडिया न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के ऊपर भी काम करेगा। लेकिन 80s में जो सोचा गया था बिल्कुल भी काम उसी तरह से आगे नहीं बढ़ा और आज भी हम वही सोच रहे हैं। दो अलग अलग नेशन से हम अलग अलग क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसके एडवांटेजेस को अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे और एक न्यू जनरेशन एडवांस्ड कन्वेंशनली पावर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हम इंडिया में तैयार करेंगे। और उसी के साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर भी पूरी तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन के ऊपर भी। P-75I प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यहाँ पर TOT में कलवरी क्लास की सबमरीन के नाम पर तैयार की जा रही है। हम 6 ऐसे सबमरीन एक्वायर करेंगे। उसी के साथ साथ P-75I प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है जो और भी ज़्यादा एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा। पर प्रॉब्लम्स तो यहीं पर ही है। चीन अपने सबमरीन फ्लीट की स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्द, बहुत ही तेज़ी से आगे ले जा रहा है और हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं इस मामले में। अभी तक न्यू जनरेशन कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन के ऊपर कोई भी खबर नहीं है। सिर्फ 6 P-75, 6 P-75I और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के ऊपर ही बात चल रहा है। P-75I विदाउट एनी डाउट बहुत ही एडवांस्ड एक सबमरीन होगा, लेकिन मुद्दा है क्या हम न्यूमेरिकली उस चीज़ को एफोर्ड कर सकते हैं या फिर 6 इस नंबर पे ही हमें अटक कर रह जाना होगा। हाँ, इसके बाद तुम पूछोगे कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 6 है, तो तुम कैसे बता सकते हो कि 6 के ऊपर हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स गलत है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में बहुत ही पीछे हैं चाइना के मुकाबले। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें टो टू टो पे चाइना के साथ मुकाबले पे जाना चाहिए। अगर वो लोग 50 बंदूकें खरीदे तो हमें भी 50 बंदूकें ही खरीदना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमें उसी को फुलफिल करना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ 6+6+6 इसी पे अटक कर रह जाना चाहिए? अगर नेवी की रिक्वायरमेंट्स वही है तो वेल एंड गुड, मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर। पर अगर किसी दिन नेवी सोचता है कि उसे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहिए सबमरीन फ्लीट के ऊपर, तो इसका सॉल्यूशन के रास्ता भी हमारे पास है। यकीनन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होंगे, उसके साथ साथ P-75I प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। और अगर हम उसके ऊपर डिपेंड करके और भी एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की सोचेंगे, वो भी कॉस्टली होगा नो डाउट। और हम उसे अफोर्ड इस वक्त कर पाएंगे ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद कर पाए, पर क्या कर पाएंगे? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व का तरीका है और भी ज़रा P-75 प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना, यानी कि कलवरी क्लास सबमरीन की ऑर्डर को इंक्रीज करना। अगर 6 की जगह वो अगर 12 तक भी पहुंचे तो सोचो कि 12 कलवरी क्लास सबमरीन जो DRDO की तैयार की गई AIP से लैस होगा और बाद में ब्रह्मोस NG यानी कि टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्च लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से पूरी तरह से तैयार एक एडवांस सबमरीन, वो कितना स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर, यानी कि वही हाई एंड, मिड एंड एंड लो एंड, इनकी तीनों रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। हाई एंड यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से हम सबसे सेंसिटिव और सबसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकते हैं। मिड एंड हम उसको स्ट्रेंथ को सपोर्ट भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की प्रोग्राम को सपोर्ट भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा सेंसिटिव वर्क्स को भी हम पूरी तरह से रिक्वायर भी उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। और इन दोनों को जब बिजी रहेंगे अपने मिशन पे, तो हम डोमिनेट करने के लिए, हम अपने सी को डोमिनेट करने के लिए हम अपने P-75 कलवरी क्लास सबमरीन्स को भेज सकते हैं। इस तरह से हम न्यूमेरिकली भी डोमिनेट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं।
इस तरह के सीनियर तभी आएगा अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हुआ तो तभी। देखो रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी बाखूबी जानता है। मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ किस तरह की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्या करना है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से फोर्सेस जानता है। मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम आया तो किस तरह से सॉल्व हो सकता है। आखिर में आते हैं इंडियन आर्मी के सब्जेक्ट के ऊपर, FICV और FRCV। आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा, बट बहुत ही छोटे में इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इंडियन आर्मी के पास अब बहुत सारे प्रोग्राम हैं। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV जितना मुझे समझ में आ रहा है इसके तहत इंडिया आर्माट की तरह एक यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत वो मेन बैटल टैंक और उसके ऊपर हेवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल उसी को टेक्नोलॉजी के लगाकर उसके न्यू जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और बेस्ड करके सेल्फ प्रोपेलवाइजर की चेसी हर एक चीज़ को वो तैयार करेगा। क्या करेगा वो बाद में, पर न्यू जनरेशन मेन बैटल टैंक आएगा ये तो तय है। न्यू जनरेशन मेन बैटल टैंक इंडिजिनस भी तैयार हो रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रहा है। उसी के साथ साथ इंडिया ने लाइट टैंक का RFI भी रिलीज़ कर दिया है। उसी के साथ साथ फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम भी चल रहा है। कुल मिलाकर बहुत ही बिजी एक एक्विजिशन प्रोग्राम चल रहा है इंडियन आर्मी में। आज मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, वो है फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और लाइट टैंक। देखो मेरा मानना ये है कि लाइट टैंक और फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल इन दोनों की RFI को अलग अलग करने की बजाय एक साथ एक ही तरीके से रिलीज़ करना बहुत ही शायद बेहतर होता। देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों का वेट कैटेगरी 25 टन से ज़्यादा तो होगा तो नहीं। लाइट टैंक्स में ये तो पूरी तरह से साफ साफ बताया गया है कि हर एक तरह की पैसिव एंड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ ही टोटल वेट 25 टन ही रहेगा। तो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की भी मुझे आशा है कि इसी वेट के आसपास ही इस तरह के सारे ऑफर आएंगे। तो अगर ऐसा है तो मेरा मानना यह है कि एक साथ अगर हम इसको अगर रिलीज़ होता कि एक कॉमन चेसी, अगर चेसी कॉमन चेसिस, कॉमन फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कॉमन ऑप्टिक्स, कॉमन प्रोटेक्शन सिस्टम्स, कॉमन इंजन, तो लॉजिस्टिक्स के मामले में हमें शायद थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे हम रहते। यह कोई पहली बार नहीं है कि एक कॉमन चेसिस के ऊपर बेस्ड करके इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और लाइट टैंक दोनों ही तैयार किया जा रहा है। लाइट टैंक के ऊपर मैं जब अलग से वीडियो तैयार करूंगा तब मैं बता दूंगा कि लाइट टैंक, मीडियम टैंक, इन दोनों के डिफरेंस और 25 टन 35 टन इस तरह की अलग अलग स्पेसिफिकेशन से किस तरह से इफेक्ट आ सकते हैं। पर आज सिर्फ 25 टन की बात आई है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और लाइट टैंक इन दोनों के लिए शायद एक कॉमन चेसिस अच्छा रहता। ये तो पहली बार जो मैं कह रहा था कि पहली बार नहीं है कि एक कॉमन चेसिस को ऊपर बेस करके इस तरह की प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं। CV90 को देख लो या फिर K21 को देख लो या फिर टर्की की प्रोडक्शन को देख लो, हर एक तरह की बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। या फिर आपको ग्रिफिन सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रिफिन सिस्टम को देख लो, जो हर एक तरीके के एक ही कॉमन चेसी को यूज़ करके वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और लाइट टैंक तैयार कर रहे हैं। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बेस करके अपने अपने तरीके से उसको कस्टमाइज़ करके वो सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि इंडिया भी शायद इसी तरीके से जा सकता है। एक कॉमन चेसिस, एक कॉमन इंजन, उसके ऑप्टिक्स कॉमन, उसकी फायर कंट्रोल सिस्टम्स और उसकी प्रोटेक्शन सिस्टम्स, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जिस तरीके से तुम लो वो कॉमन हो तो हम आसानी से लॉजिस्टिक्स के मामले में कंफर्टेबल जगह से रह सकते हैं। हमें इसमें लॉजिस्टिक्स के लिए कोई तरह की नाइटमेयर जो सिचुएशन है वो हमारे पास नहीं आएगा। ज़रा सोचो अगर दोनों 25 टन चेसी आपके हमारे पास हो पर वो अलग अलग है और दोनों के लिए तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन की ज़रूरत है, डिफरेंट काइंड तुम्हें प्रोटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत है, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं आएगा? तो तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे? ऑब्वियसली जितना कॉमनलिटी रहेगा उसको लाने की कोशिश करोगे, है कि नहीं? तो जब मैं लाइट टैंक के ऊपर फ्यूचर पार्ट्स बनाऊंगा तब मैं इस सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा डिटेल्स में कवर करूंगा, तब हम और भी ज़्यादा डीप में एक्सप्लोर करेंगे इस प्रॉब्लम को। फ़िलहाल ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्या किया जा सकता है। इंडियन आर्मी बेहतर जानता है मुझसे कि क्या करना है।
तो आज मैं तुम लोगों के सामने बिना किसी स्क्रिप्ट के फ्लो में मेरे मन में जो आया, मैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने ओपिनियंस को तुम्हारे साथ शेयर किया। तो कमेंट सेक्शन पे तुम बताओ कि वीडियो में तुम्हें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, वो भी तुम बिना हेजिटेशन के मेरे साथ शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो। जय हिंद।